जल्दी हमारे साथ वो ज्वाइन करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, कांग्रेस यहां पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और फिलहाल इस वक्त कांग्रेस की कोशिश है कि सत्ता में एक बार फिर से वापसी करे। और जैसा मैंने कहा कि हमारे साथ गुलबर्गा की जनता है, आम जनता है गुलबर्गा की। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं रघुनाथ जी आपसे, क्योंकि 5 साल तक आपकी सरकार थी और ये याद है पूरे देश को, याद है पूरे देश की जनता को याद है कि जब कर्नाटक में बीजेपी आई थी सत्ता में तो ये कहा गया था कि दक्षिण का द्वार है, एक एंट्री पॉइंट है साउथ में बीजेपी के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है यही एंट्री पॉइंट आपका एग्जिट पॉइंट बनता जा रहा है। यहां से लगता है कि कहीं और तो आप गए नहीं और यहां से भी बाहर होने की स्थिति आ गई है। क्यों यह स्थिति आई आपकी? आप जो कह रहे हैं मुझे उस बात पर सहमति नहीं है, पहली बात। दूसरी यह है कि गत सार्वत्रिक चुनाव में जो इस प्रदेश के मतदान बंधु हमें आशीर्वाद किए थे, स्पष्ट बहुमत से थोड़ा कुछ हमें कम मेजॉरिटी था, फिर भी मैं आज बहुत गौर से कहता हूं कि कर्नाटक प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार, अगर कोई गैर कांग्रेसी सरकार पूरा 5 साल के लिए अधिकार चलाया, जन पर योजनाएं दी, लोगों का आशोत्तर को काम किया, तो पहला सरकार है जो नॉन कांग्रेस सरकार कर्नाटक राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूरा 5 साल का कार्यकाल किया इधर। और इस कार्यकाल में बहुत सारे हमने आम जनता को, बहुत सारे आम जनता के घर तक इंडिविजुअल बेनिफिट देने की प्रामाणिक कोशिश की और डेवलपमेंट की भी कोशिश की। आपकी सरकार रही, लेकिन 3 मुख्यमंत्री देखे, मुख्यमंत्री बदलते गए। आप एक भी ऐसा कर्नाटक के और खासकर उत्तर कर्नाटक के लिए कोई एक मुद्दा बताएंगे जिसके आधार पर लोग कहें कि हाँ बीजेपी ने शासन दिया और बीजेपी को वोट देंगे? एक मुद्दा बताएंगे, एक नहीं, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। जिस गरीब के घर में एक बेटी पैदा होती है, हम तो समझते हैं कि बेटी पैदा होने से लक्ष्मी पैदा होती है। यहां पर तो ऐसा वातावरण था, स्पेशल गुलबर्गा जिले के चिंचोली में बच्चों को बेच डालते थे, बच्ची पैदा होने से पहले गर्भपात करते थे। हम इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रांत में आने के बाद किसी घर की गरीब के घर में अगर एक बेटी पैदा हो, उसके नाम पे 20,000 रुपए जमा करके जब वो 18 साल की बन जाएगी बच्ची, तो उसके नाम पर 1,20,000 रुपए देने का इंतजाम किया है। देश में पहली प्रदेश है कर्नाटक प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान लोगों को 0 ब्याज पर 1 लाख तक की लोन देती है और 3 लाख तक की 1% ब्याज पर लोन देने वाला कोई सरकार पूरे हिंदुस्तान में है तो कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मैं बड़े गौर से कहता हूं। जी चलिए, आपके दावे हैं, दावों में कितना दम है मैं जनता से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हमारे साथ सुभाष बिरादर जी केजेपी से, कर्नाटक जनता पक्ष की ओर से है। सुभाष बिरादर जी, आप इस बात से कितना सहमत है कि क्या आपको लगता है जो कुछ दावे रघुनाथ जी ने किए, उन दावों में कितना दम है? और अगर दावों में दम है तो सवाल है कि आप अलग क्यों हुए, क्या वजह है कि आज कल तक जो साथ थे आज अलग अलग खड़े? मैं मानता हूं रघुनाथ जी जो किए हैं, बात की है, जो गुलबर्गा के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है, जो भी मुद्दा वो बताए हैं, वो हम उनके चीफ मिनिस्टर कौन थे, उस टाइम का चीफ मिनिस्टर कौन थे, और ये सब कार्यक्रम जो गरीबों को दिए हैं, ये BS येडियुरप्पा जी ये करना चाहते हैं या फिर कर्नाटक में सपोर्टिंग पार्टी के रूप में जो है बने रहना चाहते हैं? जनता दल एक वन मैन शो की पार्टी नहीं है, 2 आदमी का पार्टी नहीं। ये तो जनता JDS आम आदमी का पार्टी है। मलकापुर साहब ने कहा नॉन कांग्रेस सरकार 2008 में आया बीजेपी सरकार बोल के, उससे पहले भी जी 1983 में भी कांग्रेस नॉन कांग्रेस सरकार हेगड़े के नेतृत्व में इस राज्य में जनता दल के रूप में हेगड़े सरकार ने 83 से 89 तक इस राज्य को एक अच्छा सरकार दी है। सो क्रेडिट हमारे को आती है जनता दल को और खास करके जनता परिवार में बीजेपी नहीं थे जी। जनता दल के जो भी मुख्यमंत्री हुए जब उस टाइम पे हमारे रामकृष्ण हेगड़े और खास करके SR बोम्मई इस राज्य में इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, जो कर्नाटक में 20-25 साल कांग्रेस की जो राज थी,
खास करके कर्नाटक के लोगों को एक साफ शुद्ध पानी मिलने को नहीं होता था। उस जमाने में हमारे एक नजीर साहब बोल के ग्रामीण अभिवृद्धि पंचायत राज के मंत्री जी, हर गांव में वही काम, अगर देश में कोई भी हिस्से में नहीं हुआ, वो कर्नाटक में हर गांव में हर गली में बोरवेल देने से लोगों को एक साफ सुथरा और अच्छा पानी घर तक पानी पहुंचाने के काम जनता दल वाले और रामकृष्ण हेगड़े और नजीर साहब ने किया। आप रामकृष्ण हेगड़े जी की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, बाकी आपकी जो पार्टी के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मैं ये बोल रहा हूं, जो पुराना जो हिसाब देके वर्तमान में 83 में जो कांग्रेस जो भी यहाँ पर रूल किया, लोगों को सुविधा नहीं दिए, जो थे वो 83 से आम आदमी के सोचने वाला अगर कोई तो पार्टी हो बोले तो वो जनता दल की पार्टी थी। चलिए जनता दल जी, येडियुरप्पा ने इस कर्नाटक को लूटा। येडियुरप्पा जी ने कर्नाटक को सीधा सीधा लूटा है और यहाँ पर केजीपी में आके ये लोग केजीपी वहां पर लूट के यहाँ पर आके नया पार्टी बनाई है। पूरा जनता को आज मालूम है कौन क्या किया, जेडीएस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। पूरा इस देश का सत्यानाश किया। इसलिए आप चाहते हैं कि लोग इस बार बीएसपी को वोट दें। आपने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन दिया था वैसा ही शासन आप कर्नाटक में देना चाहते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान में, इस भारत देश में कोई अगर हुक्म कर सकता है इस देश में बोलो तो वो बहन कुमारी मायावती जी है। अगर बहन कुमारी मायावती इस देश का प्रधानमंत्री बने तो पूरा समाज में इक्वालिटी। वासुदेव जी माफ कीजिएगा, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश का शासन क्या है। देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक था उत्तर प्रदेश। कर्नाटक आता हमें लगता है कर्नाटक कम से कम कुछ तो उत्तर प्रदेश से आगे। पर मैं आपसे पहले आऊंगा, लेकिन आपने चिंचोली का जो मुद्दा उठाया वो बहुत अहम मुद्दा है। मैं चिंचोली वाला मुद्दा पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो उत्तर कर्नाटक है और खास करके जो हैदराबाद कर्नाटक जिसको बोलते हैं, यहाँ पर चिंचोली एक ऐसा इलाका है जहाँ बंजारे लोग आज भी अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर है। यहाँ गरीबी का आलम यह है। और अगर आप यहाँ पर घूमेंगे, गुलबर्गा पे घूमेंगे तो आपको लगेगा, अगर आप दिल्ली से आएंगे, बैंगलोर से आएंगे, मुंबई से आएंगे या अहमदाबाद कहीं से भी आएंगे तो आपको यहाँ पर आके महसूस होगा कि देश से ये हिस्सा जो है ये करीब करीब कुछ नहीं तो 40 से 50 साल पिछड़ा इलाका है, 40 से 50 साल पीछे रह गया इलाका है। आखिर क्यों रह गया, कौन जिम्मेदार है, पूछना चाहिए। हालांकि यहाँ आजादी भी हम आपको बता दें कि ये कर्नाटक गुजरात जो है इसको आजादी भी 1 साल बाद मिली थी। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन गुलबर्गा जो है वो 17 सितंबर 1948 को आजाद हुआ, क्योंकि हैदराबाद की जो रियासत थी उसका हिस्सा था। 1 साल बाद आजाद हुआ। तो क्या आजादी के बाद भी यहाँ पर विकास क्यों नहीं हो पाया? मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहूंगा, कौन जिम्मेदार है? अगर चिंचोली में वो लोग बच्चे बेचने में मजबूर है तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चिंचोली में जिस टाइम पे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन इस तरह की खबर है कि यहाँ चिंचोली में लोग गरीबी के कारण अपने बच्चे तक बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए, ये जो बच्चे बेचने की समस्या कहीं कोई इक्का दुक्का हो जाती है। बच्चे न तो कोई खरीदता है न कोई बेचता है। लेकिन ठीक है, जो आप कह रहे हो, कोई रेयर केस में कहीं कुछ हो जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई बच्चे बेचा जाता है। क्यों कोई बच्चे खरीदेगा और क्यों कोई बेचेगा? थोड़ी सी अपने देश में ही ये समस्या है, कोई उत्तर कर्नाटक में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दक्षिण कर्नाटक बहुत ज्यादा समृद्ध है और वहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। हमारे देश में एक सर्टन गरीबी तो है ही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न ये था उत्तर कर्नाटक पिछड़ा हुआ क्यों है? कंपैरेटिवली वहाँ भी हमने बहुत कार्य किया है। अभी भी पिछड़े क्यों? क्या कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस ने यहाँ शासन कर लिया, जेडीएस सरकार में रह चुकी है, बीजेपी 5 साल से जो है सर, आखिर बंजारा कम्युनिटी क्यों इतनी पीछे रह गई? वही बात कह रहा हूँ मैं। वो पूरा आंध्रा बॉर्डर फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे पूरा सेंट्रल फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पे लोगों के लिए कुछ काम नहीं है और कुछ धंधा नहीं है, वो लोगों के लिए खेती बाड़ी नहीं है। जो भी खेत है वो पूरा रिजर्व फॉरेस्ट, सेंट्रल रिजर्व फॉरेस्ट है, स्टेट रिजर्व फॉरेस्ट है। लेकिन उस टाइम पे वो लोगों को कोई देखा नहीं है। जब बीजेपी सत्ता में आया, जब वो पूरा हाईलाइट हुआ, इंटरनेशनल इश्यू हुआ, उस टाइम पे पूरे बीजेपी के अपोजिशन में थे। उस टाइम पे बीजेपी वाले उस मुद्दे को उठाए और उन लोगों के लिए कुछ मदद किया। जब अभी बीजेपी का सरकार आया तो वहाँ पे पिछले बार बीजेपी से सुनील उलियापुर वहाँ पे शासक थे और मंत्री थे। उस टाइम पे बहुत सारे जो लोगों को जो खेती है वो जंगल का खेत है, उनके लिए ग्रांट किया है। लेकिन अभी भी बच्चे क्यों बेच रहे हैं? मैं सीधी बात, अभी इस टाइम पे 99% बच्चों का बेचना काम बंद हुआ है। क्या यहाँ सहमत है ये जो कह रहे हैं? अगर आप में से कोई और भी चिंचोली के बारे में जानता है, वहाँ के सच को जानता है, तो क्या आप लोग उस बात से सहमत है कि 99% चिंचोली की तस्वीर जो है वो बदल गई है? अब वहाँ पे बच्चे बेच नहीं रहे लोग क्योंकि उनके पास समृद्धि आ गई, ऐसा है क्या?
मेरा नाम है प्रोफेसर एस.एच. वसमन है, चिंचोली के प्रोफेसर हूँ। चिंचोली में तो अभी कौन गांव के अंदर जाके कोई काम नहीं कर रहे। अब एक मिसाल बोलूं, अभी तक तो कौन सा भी रोड पक्का नहीं है। बहुत सारे लड़कियां औरत लोग डेली अप डाउन कर रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं और साथ में कपड़े रहते हैं, बैग रहते हैं, कोई पूछने वाले नहीं। तो आपने लिखा ये जनता की वारी है। मैं बीजेपी के हमारे साथ प्रतिनिधि उनसे पूछना चाहूंगा, रघुनाथ जी, यहाँ पर हम लोग हैदराबाद से यहाँ पर आए तो हमें करीब 4 घंटे लगे 250 किलोमीटर का सफर तय करने में, लेकिन यहाँ से आप किसी तालुका के किसी गांव में जाते हैं तो आपको 20 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा लग जाता है। सड़कों की हालत ऐसी है। चिंचोली का जो सच है, मैं नहीं जानता चिंचोली का सच क्या, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आवाज है। कुछ कह रहे हैं 99%, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि चिंचोली की स्थिति अभी भी नहीं बदली है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भले बैंगलोर में कुछ डेवलपमेंट हुआ, लेकिन चिंचोली में नहीं पहुंचा। गत 3 साल से केंद्र सरकार से जो ग्रामीण भाग में काम होना चाहिए, केंद्र सरकार से इस प्रदेश सरकार को कोई सहकार नहीं मिला है। उधर बताता हूं मैं, जब अटल जी ने इस देश के पंच प्रधान थे तो हर गांव को संपर्क होना, इसलिए ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना चालू किए। गत 3 साल से केंद्र सरकार कर्नाटक प्रदेश में एक नया पैसा नहीं दिया। वो कहते हैं कि दूसरे प्रांत जो उत्तर के प्रांत देश है, राज्य है, वो लोग अभी दूसरा या तीसरा फेज में है, तो कर्नाटक ऑलरेडी 5वां फेज कंप्लीट कर चुका है। उसके पर्याय में हम कर्नाटक प्रांत में बगैर केंद्र सरकार के 1 पैसे लिए कंट्रीब्यूशन देते हुए हम अपना ओन चालू कर दिया है। नम्मा हल्ली नम्मा रस्ते, यानी मेरा गांव मेरा रास्ता। ऐसा हर विधानसभा क्षेत्र में गत साल में एक विधानसभा क्षेत्र में 30 किलोमीटर का रोड बनाने का काम किया। इस साल हमने एक अपनी चुनावी सभाओं में कहा कि कर्नाटक में जितना विकास हुआ है, बैंगलोर में जितना विकास हुआ है, उसका पूरा श्रेय जो है वो कांग्रेस को जाता है। अगर ऐसा है तो उत्तर कर्नाटक जो कि पिछड़ा हुआ इलाका है, खास करके अगर हम कहें कि जो हैदराबाद कर्नाटक है, अगर वो पिछड़ा हुआ इलाका है तो उसकी जिम्मेदारी भी क्या कांग्रेस को नहीं लेनी चाहिए? हमारे यहाँ से जो कांग्रेस के बड़े नेता है, जैसे आप जानते ही हो मल्लिकार्जुन खड़गे, धर्म सिंह वगैरह, ये लोग उस एरिया से आते हैं और इसमें कोई शक नहीं है दक्षिण कर्नाटक ज्यादा डेवलप्ड है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकालों में उत्तर कर्नाटक पर ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और बहुत डेवलपमेंट किया है। नहीं तो वहाँ की जो धरती वगैरह उतनी उपजाऊ नहीं है, वहाँ सीमेंट प्लांट्स वगैरह हम लोगों ने लगवाए हैं और इस तरह से कई तरह के डेवलपमेंट कार्य वहाँ हुए हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि उत्तर कर्नाटक में कांग्रेस ने कार्य नहीं किया, बहुत कार्य किया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस कर्नाटक में, और कर्नाटक की वैसे तो पूरे देश में स्थिति है, लेकिन इस कर्नाटक की और गुलबर्गा की खास करके बात करें तो पिछले 2 साल में करीब 40 किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या की है। तो किसानों की स्थिति भी यहाँ पर जो है वो अच्छी नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपसे जानना, आप में से कोई किसान है, किसानों की स्थिति जो है क्या आपको लगता है? हालांकि मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो सभी पार्टियों ने किसानों के लिए बड़े बड़े वायदे किए हैं, लेकिन किसानों की स्थिति क्या इन वायदों पर यकीन करते हैं किसान? मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे लगता है आप क्या कहते हैं कि क्या किसानों क्यों किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर है? यहाँ हैदराबाद एरिया में, कर्नाटक एरिया में ये 100 एकड़ को एक तालाब नहीं बनाए और 500 एकड़ का 50 एकड़ का एक बड़ा तालाब नहीं बना के दे। एकदम एक डिस्ट्रिक्ट में एक 2 ऐसा बड़ा तालाब बनाए नो। पानी, किसानों को पानी होना, वो पानी रहे तो वो फूड अच्छा मिलता है। यानी इरिगेशन, सिंचाई के लिए कोई योजना नहीं है? कोई योजना